फिल्म की शुरुआत करने से पहले एक अपडेट कि ये मूवी मल्टीपल टाइमलाइन पर बेस्ड है, इसलिए इसकी कहानी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने, वरना आपको क्लाइमेक्स पल्ले नहीं पड़ेगा। फिल्म की शुरुआत एक डरावने घर से शुरू होती है, जहां मिही की आंखें अचानक से खुलने पर उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ कुछ देर पहले क्या घटा, और उनके सिर पर चोट और दीवार पर खून के दाग मिलते हैं और उनके बेटे योजे का कोई पता नहीं होता। वहीं बेसमेंट से डरावनी आवाज सुनाई पड़ रही होती है। उनके होश तब उड़ जाते हैं जब उन्हें उनका पति मरा हुआ मिलता है। इतना कम नहीं कि अब अपने बेटे के नजर आने पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंच भी सके, वो किसी सुपरनैचुरल दरवाजे के पीछे खींच लिया जाता है और मिही कुछ कर नहीं पाती। अगली सुबह पुलिस मिही को उनके पति के हत्या के केस में गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उन्हें हत्या के हथियार पर उनकी उंगलियों के निशान मिले। वहीं उनके बेटे का कोई पता नहीं चलता। कानून उन्हें 50 साल की उम्र कैद की सजा सुनाता है, लेकिन लगभग 25 साल बाद उनके अच्छे बर्ताव होने के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है, पर एक शर्त पर कि उन्हें अपने घर में बने रहना होगा और उन्हें कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। मिही पहले ही अपने बेटे को खोने के सदमे से उभरी नहीं होती कि वो थ्रोट कैंसर की बीमारी से भी जूझ रही होती है। वहीं उनका घर अब खंडर हो चुका होता है और अपने बेटे की यादें देखकर उन्हें रोना आ जाता है। इतना कम नहीं कि घर में प्रवेश करते ही उन्हें फिर से वही डरावनी चीख सुनाई देने लगती है, मानो कोई सुपरनैचुरल एंटिटी उनका ही इंतजार कर रहा था। सब शांत होने के बाद मिही अपने पुरानी यादों में खो जाती है कि उनका कभी हंसता खेलता परिवार हुआ करता था, उनके 2 बेटे योजे और जीवोन के साथ, पर वही उनके पति को सिर्फ जीवोन से प्यार था। दरअसल ये मिही की दूसरी शादी है और योजो उनके पहले पति का बेटा है जो अब नहीं रहे। पर अब सीन फिर से करंट टाइमलाइन की तरफ मुड़ जाती है। कुछ देर बाद एक प्रीस्ट नेम चाओ उनके घर पर दस्तक देते हैं और जबरदस्ती उनके घर में प्रवेश कर जाते हैं, जो दरअसल सच्चाई समझने आए होते कि उस रात उनके साथ क्या घटा। उनके अनुसार शायद कन्फेशन करने पर भगवान उनके अपराध को माफ कर देगा, पर मिही का उस घटना के बाद से भगवान से विश्वास उठ चुका होता है, इसलिए प्रीस्ट को खाली हाथ जाना पड़ता है और सीन फिर से मिही के पुराने यादों में खो जाती है, जहां हमें पता चलता है कि योजी का एक सबसे करीबी दोस्त था जिसके बहन योहिन पर उसे बहुत बड़ा क्रश था। कुछ ऐसे ही बचपन के दिन मस्ती मजाक में वो दोनों बिना वीडियो गेम पार्लर के ओनर को पे किए भाग निकलते हैं, पर घर लौटने पर वो ओनर बुजुर्ग उनके माँ को कंप्लेन कर देती है, पर वही उन्हीं बुजुर्ग को मिही के घर पर कुछ तो ईवल महसूस होता है, इसलिए वो घबराकर बिना कुछ कहे चली जाती है। हमें ये भी पता चलता है कि मिही की पीढ़ी कैंसर बीमारी से जूझते आ रही है, जो योजे में भी पाई गई, पर उस समय कैंसर का इलाज ना होने के कारण मिही उसे वादा करती कि वो भविष्य में जरूर उसे बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी। वहीं इतना कम नहीं कि उनके नए पति उन पर बहुत अत्याचार किया करते थे, जिनका किसी के साथ अफेयर भी था। इसलिए एक रात जब दोनों झगड़कर उसके पति निकलने लगे तो अचानक से लाइट्स डिम होने लगी, जिससे योजो घबरा जाता है। पर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उसी रात मिही के कमरे में कोई घुसने की कोशिश करने लगता है और देखते ही देखते उन्हें धर भी लेता है, पर भाग्य से कुछ देर बाद वो गायब भी हो जाता है। पर यहाँ कोई अनजान योजे की तरफ बढ़ रहा होता है और वहीं जीवोन को दरवाजे पर कोई डरावना साया नजर आता है, जिससे घबराकर वो चीख पड़ता है और क्लोजेट में छिप जाता है। चीख सुनते ही मिही तुरंत पहले योजे की तरफ भागती है, पर अनजान कारण से उसका दरवाजा लॉक्ड होता है, इसलिए मिही तुरंत चाबी की मदद से दरवाजा ओपन करती है और उन्हें योजो अनजान कारण से शॉक मिलता है। पर भाग्य से दूसरी तरफ जीवोन सही सलामत होता है, पर वो बताता है कि वो योजे को देखकर घबरा गया, जबकि योजो तो अपने कमरे में लॉक था। ये गुत्थी आगे सुलझेगा। पर ऊपर से अगली सुबह उन्हें बूढ़ी मिही अपने घर की तरफ चोरी से झांकते नजर आती है और उनका घर भी खंडर नजर नहीं आता। आखिर यहाँ चल क्या रहा है हमें आगे समझेगा। मिही तुरंत पुलिस को खबर करती है, पर ऑफिसर्स को घुसपैठ का कोई निशान नहीं मिलता। वहीं योजो अब भी पिछले रात की घटना के कारण सहमा होता है, पर अंत में वो अपने माँ को एक नोट देता है जिसमें उन्हें घर छोड़ने की चेतावनी लिखी होती है, जो उसे पिछली रात किसी ने दे गया, जिसके बारे में वो बता नहीं पाता। मिही अब एकदम घबरा जाती है। वहीं उसी दौरान वही बुजुर्ग मिही से एक रोंगटे खड़े करने वाली बात बताती है कि उन्हें उसके घर में डार्क एनर्जी महसूस हुई, जैसे कई आत्माएं उसके घर पर बसर करती है। उनके कहने पर वो तुरंत एक तांत्रिक को बुलाती है, जो तुरंत कोई डार्क एनर्जी उनके घर पर महसूस कर लेता है, जो उन्हें बेसमेंट की तरफ ले जाती है, जहाँ वही डार्क एनर्जी उसे उसी सुपरनेचुरल डोर की तरफ खींचने
लगता है, पर भाग्य से सब थमने के बाद उन्हें डोर के पीछे सिर्फ सील्ड दीवार मिलती है, पर उससे डरावनी चीख निकल रही होती है। तांत्रिक की वो डरावनी आवाज सुनते ही हवा टाइट हो जाती है और वो दुम दबाकर ही भाग निकलता है। सीन अब फिर से प्रेजेंट टाइमलाइन की तरफ मुड़ जाती है, जब प्रीस फिर से मी के घर दस्तक देते हैं, जिनके कई बार विनती करने पर मी ही उनसे उसी 25 साल पहले की घटना के बारे में शेयर करती है और उन्हें वो एक भूतिया दरवाजा भी दिखाती है। पर प्रीस को कुछ भी ईवल महसूस नहीं होता, पर उन्हें मी की बातों पर यकीन होने लगता है, इसलिए घर के इतिहास के बारे में जांच करने लगते हैं और उन्हें जल्दी सरकारी दस्तावेज से पता चलता है कि 1967 के दौरान एक पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जिनका कभी कोई पता नहीं चला। वहीं मी को आईने पर खून के दाग नजर आने लगते हैं और तभी वो किसी की रूह पीछे महसूस करती है। वो एकदम घबराई, पर हिम्मत करके अब वो खुद उस दीवार को गिराने का तय करती है। पर तभी उन्हें वही 2 डॉटर्स दिखाई देते हैं जो 1967 के समय में गायब हो गए और कुछ देर बाद उनकी माँ भी उन्हें नजर आती है, जो उनकी तरफ चाकू लेकर बढ़ती है, पर डोर को लॉक करके वो खुद को बचा लेती है। पर फिर तभी कोई और आत्मा उनकी लगभग जान ही निकाल देती है। मीही अब एकदम घबराई और टूटी हुई वो उन आत्माओं से अपने बेटे को लौटाने के लिए उनसे भीख मांगने लगती है। इसके बाद मूवी फिर से उसी पीछे के समय में मुड़ जाती है, जहाँ हमें जीवन तालाब के किनारे खेलते नजर आता है और तभी जैसे उसे कोई सम्मोहित करते हुए उसका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने लगता है। वहीं उसकी परेशान माँ एक शैमन को खोज निकालती है, जो उनकी उन डार्क एनर्जी को भगाने में मदद कर सकती है, जो आंखों से देख नहीं सकती, पर वो इंसानों के बीच डार्क स्पिरिट्स को देख और महसूस कर सकती है और वो आत्माओं के रेल में भी झांक सकती है। मी तुरंत उन्हें अपने घर ले आती है, जो तुरंत अपने रिचुअल्स में लग जाती है, जिसके लिए शैमन की असिस्टेंट मीही को एक धार्मिक सर्कल में बने रहने को कहती है और किसी भी कीमत पर बाहर ना निकलने की चेतावनी देती है। शैमन का रिचुअल कुछ देर आगे बढ़ते ही उन्हें एक स्पिरिट पोजेस कर लेता है, जो मीही को बार बार घर छोड़ने की चेतावनी देने लगता है, जिससे मीही एकदम घबरा जाती है। शैमन की असिस्टेंट अब मीही को आंखें बंद करने को कहती है और किसी भी कीमत पर ना खोलने का चेतावनी देती है, वरना कुछ भी अनर्थ हो सकता है। मीही अब वैसा ही करती है, पर जब उन्हें भयानक और रोंगटे खड़े करने वाले चीख सुनाई देने लगते हैं, तब वो गलती से अपनी आंखें खोल बैठती है और अब उन्हें इस घर में कैद सारी आत्माएं नजर आने लगती है, जिससे वो घबराकर चीखने लगती है और अनजाने में धार्मिक सर्कल से निकल आती है। वो अब गुस्से में उन्हें घर से जाने को कहती है, पर उसके उनके इंस्ट्रक्शन को ना मानने के कारण उनके साथ सच में कुछ अनर्थ घटता है, क्योंकि उन्हें जल्दी पता चलता है कि उनका बेटा जीवन तालाब में डूबने के कारण अब नहीं रहा। शायद उन स्पिरिट्स का जीवन की जान लेने का कोई कारण था, इसलिए जीवन को कुछ तो अपनी तरफ जैसे सम्मोहित कर रहा था। अब मीही और खास करके उसके पति पूरी तरह से टूट जाते हैं, जो गुस्से में मीही को ही जिम्मेदार मानने लगते हैं कि उसी ने उसके बेटे का ख्याल नहीं रखा, जिससे अब दोनों में और भी कड़वाहट बन जाती है। योजे भी खुद को जिम्मेदार मानने लगता है कि उसने अपने छोटे भाई का ख्याल नहीं रखा, पर उसका दोस्त उसे आश्वासन देता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। और अब मूवी फिर से प्रेजेंट टाइमलाइन की तरफ मुड़ जाती है, जहां प्रीस्ट एक बड़ी खोज करते हैं, जब कुछ दस्तावेज से उन्हें एक रिपोर्टर के बारे में पता चलता है, जिसे उस घर के सारे इतिहास के बारे में पता है, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और प्रीस्ट से उस घर की सारी कहानी शेयर करता है कि 1942 में एक जनरल ने उस जमीन पर खास करके विज्ञान और विचक्राफ्ट के मेथड से वो घर तैयार किया था, पर वो गांव वाले पर बहुत अत्याचार किया करते थे, इसलिए एक रात गांव वाले ने उन्हें उनके परिवार के साथ जलाने का तय किया। पर जनरल ने अपने घर के बेसमेंट में एक सीक्रेट चेंबर तैयार कर रखा था, जहां वो गांव वालों को टॉर्चर किया करता था, जहां अपने पत्नी के साथ प्रवेश करने के बाद वो एकदम से गायब हो गए, क्योंकि दरवाजे की दूसरी तरफ गांव वालों को सिर्फ दीवार मिली। ऐसी भयानक कहानी जानने के बाद प्रीस्ट सारे घटना को एकजुट करने के बाद ऑब्जर्व करते हैं कि जनरल ने 1942 तो एक पूरा परिवार 1967 और फिर 1992 में मीही का बेटा गायब हुआ था, जो ये सारी घटना हर 25 साल बाद घटी, यानी कि हर 25 साल बाद उस घर में कुछ तो अद्भुत घटता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि आज वही दिन है जब फिर से एक और 25 साल पूरे होंगे, क्योंकि ये साल 2017 का है, इसलिए वो तुरंत मी से मिलकर उन्हें वार्न करने की कोशिश करते हैं, पर मी ही सब समझने के बाद वो उल्टा कहीं ना जाने का तय करती है, क्योंकि उनके अनुसार यही एक तरीका है अपने बेटे को खोजने का। इसके बाद मूवी अब फिर से पीछे के समय मुड़ जाती है, जहाँ मीही, उसका पति और यो जो जीवन को खोने के सदमे से गुजर रहे होते हैं।
हैं और तभी मीही के पति की नजर चाकू पर पड़ती है। पर मूवी फिर से करंट टाइमलाइन में मुड़कर जैसे ही घड़ी में 11 बजते हैं, समय अचानक से थम जाता है और वो ही रहस्यमय दरवाजा खुल जाता है और इस बार उसके थ्रू एक पाथवे भी नजर आता है जिसमें मीही अपने बेटे के तलाश में प्रवेश कर जाती है। पर फिर कुछ तो अजीब घटने लगता है और जब घबराहट में मीही घर में रिटर्न लौटती है, उनका घर रहस्यमय कारण से खंडर से अब एकदम पहले जैसा हो चुका होता है। पर अपने रूम में प्रवेश करने की कोशिश में डोर लॉक मिलता है, इसलिए वो चाबी से खोलने लगती है, लेकिन दरवाजे को ओपन करने पर उन्हें रूम में किसी के होने की आहट महसूस होती है जिसे वो दबोचने की कोशिश करती है। पर जब वो दरवाजे के थ्रू झांकती है तब उन्हें उन्हीं का यंगर वर्जन नजर आता है और अब मूवी का पहला क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल वो रहस्यमय दरवाजा एक पोर्टल की तरह काम करता है जिसमें प्रवेश करने पर इंसान उसी डोर से उसी घर में दूसरे टाइमलाइन में निकलता है। इसका मतलब कि करंट टाइमलाइन यानी कि 2017 की मीही अपने यंगर वर्जन के टाइमलाइन 1992 के समय में ट्रैवल कर गई, इसलिए उस दौरान 1992 के टाइमलाइन में हमें फ्यूचर की मीही पेड़ के पीछे से घर की तरफ झांकते नजर आई थी। अब जो 1992 की टाइमलाइन में मीही के 2 वर्जन्स हैं, हम 1992 के मीही को यंग मीही से ग्रीट करेंगे, वहीं 2017 के भविष्य से आई मीही को ओल्ड मीही बुलाएंगे ताकि आगे के एक्सप्लेनेशन में आसानी हो। इससे अब हम जब रोल बैक करते हैं तो काफी सारे पजल्स क्लियर होते हैं कि 1992 के टाइमलाइन में यंग मीही के रूम में घुसपैठ करने वाला उसका ओल्डर वर्जन ही थी और उसी टाइमलाइन में जब पति पत्नी में झगड़े के बाद पति घर से बाहर निकलने लगा था और तभी लाइट्स फ्लिकर हुई थी, वो इसी रहस्य में टाइम ट्रैवल का इशारा था। और जब ह्योजो ने अपने पिता को जाते नोटिस किया था, वो ह्योजो दरअसल उस 1992 के टाइमलाइन का नहीं बल्कि किसी और टाइमलाइन से था। इसलिए जब हम मीही और उसके पति के बीच के झगड़े से पहले के सीन्स को फिर से रिविजिट करते हैं, जब मीही ह्योजो को आश्वासन दे रही थी कि वो उसका इलाज करवाएगी भविष्य में, और जब पिता के घर से जाने के बाद वो डेस्क पर सोया पड़ा था, तब उसके कपड़े हमने अलग ऑब्जर्व किए थे कंपेयर टू जिसे हमने डोर पर पिता को घूरते देखा था। पर वो कैसे भविष्य से आया ये हमें आगे समझेगा। पर अभी के लिए अब हम भविष्य से आए ह्योजो को ओल्डर ह्योजो से ग्रीट करेंगे, जिसे खुद भी पता नहीं कि वो टाइम ट्रैवल कर गया, इसलिए वो चुपचाप अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है। पर वो उस टाइमलाइन में अपने छोटे भाई जीवोन को उसके रूम में देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि याद रखिएगा कि जीवोन की मौत कुछ दिन बाद होने वाली है। जिससे अब एक और मिस्ट्री क्लियर होता है कि उस दौरान जिसे जीवोन ने कोई डार्क स्पिरिट समझकर चीखा था, वो उसका ही बड़ा भाई था। ओल्ड ह्योजो अपने भाई को जिंदा देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं यहाँ ओल्ड मे को समझने के बाद कि वो अपने यंगर वर्जन के टाइमलाइन में आ गई है, वो इस टाइमलाइन के यंग ह्योजो की तरफ बढ़ने लगती है। जिससे अब एक और मिस्ट्री क्लियर होता है कि उस दौरान जो अनजान ह्योजो की तरफ बढ़ रहा था, वो उसकी भविष्य से आई माँ ही थी। ओल्ड मे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो अपने बेटे को 25 साल से खोज रही थी। हालांकि यंग ह्योजो को हैरानी होती है भविष्य से आए अपने माँ के वर्जन को देखकर। पर वहीं चीख सुनने के बाद जब यंग में ही यंग ह्योजो के रूम में प्रवेश करने की कोशिश की थी और उसे रूम अनजान कारण से लॉक मिला था, तब इससे ये भी क्लियर होता है कि उस दौरान उस रूम को ओल्ड मीही ने ही लॉक किया था ताकि उसका यंगर वर्जन उसे देख ना सके, जिसके लिए ये सब समझना मुश्किल होता। इसलिए वो एक पेपर पर अपने यंगर वर्जन के लिए एक नोटिस यंग ह्योजो को देती है कि वो घर हमेशा के लिए छोड़ दे, और ओल्ड मीही ने ही यंग ह्योजो को वार्न किया था उनके बारे में किसी को ना बताने के लिए। जिससे ये भी क्लाइमेक्स रिवील होता है कि क्यों उस दौरान यंग ह्योजो इतना शॉक क्यों था अपने उसी टाइमलाइन के मॉम को देखने पर, और क्यों अगले दिन इतना पूछने पर भी अपने उसी टाइमलाइन के मॉम को उनके भविष्य के वर्जन के बारे में नहीं बताया। ओल्ड में ही समय रहते भाग निकलती है, पर फिर मूवी 1992 के टाइमलाइन में उस दिन की तरफ मुड़ जाती है जिस दिन जीवोन की मृत्यु हुई थी, और तीनों भी उसके सदमे में डूबे हुए थे। पर ह्योजो के पिता उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उनके अनुसार ह्योजो ने उसके बेटे का ख्याल नहीं रखा। यंग मी अपने पति को रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे ही नॉकआउट कर देता है, और यहीं से मूवी की शुरुआत हुई थी जब मीही की आंखें चोट के बाद खुली थी। वहीं ओल्ड मीही पोर्टल के जरिए अपने 2017 के टाइमलाइन में लौट आती है, पर घर में कैद सारे डार्क स्पिरिट्स अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए वो जान बचाकर फिर से उसी पोर्टल में प्रवेश कर जाती है। लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात बूढ़े यानी कि ओल्डेस्ट ह्योजो से होता है, जो बताता है कि वो पिछले 75 साल से उन्हें तलाश कर रहा था। वो अपनी माँ से रिवील करता है कि दरअसल अब तक जो भी इस घर में गायब हुए
वो सभी इस घर के समय के भूल भुलैया में कैद हो गए, जिसका दरवाजा साल के 11वें महीने 11वें दिन 11:11 के 11 सेकंड पर मिस्टीरियसली खुलता है, जिसके कारण आज कई टाइमलाइन ओवरलैप हो गए। वो बताता है कि वैसे तो उसका डेस्टिनी उन्हें 1992 की उसी घटना के टाइमलाइन में ले जाने का है, जब उनके यंग वर्जन को उनका पति मरा मिला था, जब बेहोशी के बाद उनकी आंखें खुली थी, ताकि लूप को कंप्लीट किया जा सके। पर दूसरी तरफ वो नहीं चाहता कि वो उसी टाइमलाइन में जाए उसके यंगर वर्जन को बचाने के लिए। और यहाँ रिवील होता है कि रियलिटी में उसके साइकोपति की हत्या उसी ने, यानी कि ओल्ड मीही ने ही की थी अपने बेटे को बचाने के लिए। इसलिए हत्या के हथियार पर मीही की उंगलियों के निशान मिले, जो कि ओल्ड मीही के थे, जिसके कारण यंग मीही को सजा हो गई। पर वो इस भूतकाल को बदलने आया है ताकि उन्हें उसके लिए कुर्बानी ना देनी पड़े जेल में जिंदगी बर्बाद करने से। पर ओल्ड मीही को सब समझने के बाद, वहीं ओल्ड योजे की मदद के लिए चीख सुनने के बाद, वो वही घटना रिपीट करने का तय करती है, जिसकी मदद से ही आज वो ओल्डेस्ट योजो को अपने सामने देख पा रही है। ओल्डेस्ट योजो के लाख रोकने पर भी वो अपने यंग योजो को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वो पहले तो अपने पति को रोकने की कोशिश करती है, पर उसके ना मानने पर अनजाने में उनके हाथों उनके पति की जान चली जाती है और वो वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। अब उनके पास और कोई चारा नहीं, इसलिए अपने यंग योजो को अलविदा करने के बाद वो पोर्टल के जरिए फिर से अपने टाइमलाइन की तरफ निकलने लगती है। वहीं इस तरफ यंग मीही आ जाती है, पर उसी दौरान ओल्ड मीही को याद आता है कि उसके बेटे को कैंसर की बीमारी है और उसके टाइमलाइन में, यानी कि 1992 के टाइमलाइन में, उसके बड़े होने तक भी कैंसर के ट्रीटमेंट का इलाज खोज नहीं होगा। इसलिए आखिरी समय में वो यंग योजो को अपने टाइमलाइन में खींच लेती है और इस तरह ये लूप कंप्लीट हो जाता है। ओल्ड मीही अपने टाइमलाइन में प्रीस को सब रिवील करती है, जो पहले तो यकीन नहीं करता, पर यूजो को देख वो चौंक जाता है। और जब दोनों में एक सीक्रेट हैंडशेक होता है, तब रिवील होता है कि प्रीस यूजो का वही बचपन का जिगरी दोस्त है, इसीलिए वो यूजो के मॉम की मदद कर रहा था सच का पता करने के लिए। ओल्ड मीही में अब भगवान के प्रति फिर से श्रद्धा जाग जाती है। वहीं अपने पति का हत्या करना उन्हें एक पाप लगने लगता है, इसलिए वो यूजो को प्रीस चॉय को सौंप देती है, उसका ख्याल और भविष्य में उसकी कैंसर बीमारी को ट्रीट करने के लिए। और वो अकेले वहां जाने का तय करती है जहां योजो पहुंच ना पाए, जो शायद आत्महत्या है। योजो अपने बचपन के क्रश से भी मिलता है, जो अब उसकी उम्र की नहीं रही, और ये मूवी मिक्स फीलिंग्स के साथ ही समाप्त हो जाती है। आई नो कि मूवी खत्म होने के बाद अब भी कुछ सवाल बाकी है, जैसे कि ओल्ड मीही और ओल्डेस्ट योजो का टाइम ट्रैवल तो समझ आता है, पर ओल्ड योजो कैसे अनजाने में टाइम ट्रैवल कर गया जहां वो अपने गुजरे हुए भाई से मिला। दरअसल जिस समय 2017 की मीही 1992 के समय में ट्रैवल कर रही, जब 11 महीने के 11वें दिन ठीक 11:11 और 11 सेकंड्स पर पोर्टल खुला, तब ओल्ड योजो भी अनजाने में ट्रैवल कर गया, इसलिए वो अपने गुजरे हुए भाई को देख सका। दूसरा सवाल कि आखिर वो दरवाजा पोर्टल की तरह क्यों काम करने लगा, इसका जवाब सिर्फ यही है कि उस घर को और खास करके उस दरवाजे को जनरल ने सूडो साइंस और विचक्राफ्ट के मेथड्स के जरिए तैयार किया था, जिसके कारण उसमें साइंस का टाइम ट्रैवल और विचक्राफ्ट के काले जादू से एक अद्भुत दरवाजा तैयार हुआ, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पर खुलने लगा। पर अगर आपको सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो पोर्टल हर 25 साल और साल के 11वें महीने के 11वें दिन ठीक 11:11 और 11 सेकंड्स पर क्यों खुलता है, तो मूवी में इसका कोई भी क्लू नहीं दिया है। फिर भी आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।